Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। रीट 2021 का शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट पेपर नंबर 25 आज आपके लिए लेकर आया हूं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं और आज के 30 क्वेश्चन देखिएगा 20 क्वेश्चन तक लगभग 1000 में से 5 बच्चे ही पहुंच पाएंगे। 1000 में से 5 बच्चे 30 में से 20 क्वेश्चन पर, और अगर आप ज़्यादा पहुंच जाते हो तो मतलब आप सिलेक्शन के लायक आ चुके हो। तो साथियों बिल्कुल सही दिशा में आपकी तैयारी चल रही है अगर ऐसा होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। मित्रों पहला क्वेश्चन क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। विचारों की विलोमिता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण और क्रमबद्धता व पूर्ण प्रत्ययों का प्रयोग। तो मित्रों प्रश्न एक एक प्रश्न को अच्छी तरह देख करके जवाब देना है, सोच करके समझ करके। टाइम कम बच रहा है तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है तैयारी में। देखिए जो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने एक अवस्था बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी स्टेज थी साथियों ये। इसमें इन्होंने विचारों की विलोमिता के बारे में बताया, संरक्षण के बारे में बताया, क्रमबद्धता व पूर्ण प्रत्ययों के प्रयोग के बारे में बताया, लेकिन मानसिक द्वंद्व ये जो योग्यता है ये लक्षित नहीं होती है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही आंसर रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चनों को देख करके जवाब दीजिएगा। कौन सा कथन विकास से संबंधित नहीं है विकास से संबंधित। पहला विकल्प है विकास प्रतिमानों के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। तीसरा विकल्प विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। चौथा और अंतिम विकल्प प्रारंभिक विकास के बाद विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर मैंने यूँ लिखा था प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ऐसे लिखा था साथियों। तो यहाँ पर थोड़ा ये शब्द इधर उधर हो गया कि पहला बाद में आना चाहिए, बाद पहले आना चाहिए। तो ये चौथा विकल्प क्या है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मित्रों प्रश्न नंबर 2 में देखिए जो बालक का प्रारंभिक विकास है वो बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। जो विकास के प्रतिमान हैं इनकी कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, वृद्धि की नहीं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है कि बालक की जो वंशानुगत संभाव्य क्षमता है, मतलब जितना उसका विकास हो सकता है वंशानुगत के कारण, वंशानुक्रम के कारण उतना विकास बालक का हो जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। लेकिन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। मित्रों खतरे होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तीसरा क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन से कथन सर्वोच्च हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का ये मानना है साथियों कि जो प्रत्येक बच्चा है वो अपने आप में एक विशिष्ट है। अब कुछ ना कुछ विशिष्टता उसके अंतर्गत जरूर रहेगी। बाल मनोविज्ञान का यही मानना है, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे ही विशिष्ट होते हैं और सारे बच्चे एक जैसे नहीं। प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने आप में ही विशिष्ट होता है। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा आपके तीसरे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। पावलोव के बारे में सही नहीं है। पावलोव उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांतवादी है।
पुनरावृत्ति व सीखने के अस्थायित्व पर बल दिया, साधनात्मक अनुबंधन पर बल दिया है और साहचर्य व क्रांतिक प्रयोगात्मक संभाव्यता पर बल दिया है। तो मित्रों, जो पावलोव का सिद्धांत है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का, इसमें पुनरावृत्ति व सीखने के स्थायित्व पर भी बल दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांतवादी भी है, साहचर्य व क्रांतिक प्रयोगात्मक संभाव्यता पर बल दिया है। लेकिन साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत तो स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? B.F. स्किनर के द्वारा। नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन पर बल स्किनर के द्वारा दिया गया साथियों। इसलिए ये तीसरा जो कथन है ये पावलोव के बारे में सही नहीं है, मतलब तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है अभिकर्मित अधिगम सामग्री में। तो इसका सीधा सा मतलब अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया था आपको, स्किनर वाला। इसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि सभी जो बच्चे हैं वो तत्परता के साथ में अपनी गति से सीखते हैं। यही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि सभी अलग अलग समय लेते हैं सीखने में, अलग अलग तरीका होता है सभी का सीखने का। इसलिए साथियों पहला विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। मुंह में राम बगल में छुरी, प्रतिरक्षा उक्ति है। कौन सी उक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? प्रतिगमन का, प्रतिक्रिया निर्माण का, विस्थापन का और नकारात्मकता का। तो मित्रों मुंह में राम बगल में छुरी, यहाँ पर देखिए विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है दूसरे के ऊपर, नकारात्मकता भी नहीं है, प्रतिगमन भी नहीं है, बल्कि ये प्रतिक्रिया निर्माण का उदाहरण है साथियों। किसका है? प्रतिक्रिया निर्माण का। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है केवल अपने में समाया रहने वाला क्रियाशील व्यक्तित्व, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, व्यक्ति जो अपने स्वयं के बारे में सोचने लगता है, और प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं है। तो बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व है उसकी कौन सी विशेषता है यहाँ? देखिए खुद में ही समाया रहने वाला तो अंतर्मुखी है, शीघ्र परेशान वाला भी अंतर्मुखी है, खुद के बारे में सोचने वाला भी अंतर्मुखी है, लेकिन वह व्यक्ति जो सरलता से परेशान न हो वो बहिर्मुखी रहेगा। चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। सृजनात्मकता मापन से संबंधित नहीं है, कि वो विकल्प कौन सा है जो सृजनात्मकता के मापन से संबंधित नहीं है? अपसारी उत्पाद परीक्षण, रिमोट साहचर्य परीक्षण, टोटल टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग और भाटिया परीक्षण। तो देखिएगा भाटिया बैटरी परीक्षण का नाम सुना होगा, सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी उत्पाद परीक्षण ये भी सृजनात्मकता मापन से संबंधित है। रिमोट साहचर्य परीक्षण ये भी बिल्कुल सृजनात्मकता मापन से संबंधित है। किंतु देखिए जो तीसरा विकल्प है वो कह रहा है टोटल टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये जो परीक्षण है ये सृजनात्मकता मापन इसमें नहीं किया जा सकता है साथियों, नहीं किया जाता है। इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 8 में। चलिए 9वें क्वेश्चन पाएंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? एक विकल्प ऐसा मिलेगा जो बुद्धि परीक्षण है उनका दुरुपयोग के बारे में बता रहा है। उन्नति के लिए मापन में सहायक है बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में और अभिगमन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो बेहतर बनाओगे अभिगमन प्रक्रिया को तो फिर ये दुरुपयोग कहाँ हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है।
वर्गीकृत करना भी दुरुपयोग नहीं है, उन्नति के लिए मापन में सहायक ये भी दुरुपयोग नहीं है। लेकिन दूसरा विकल्प मित्रों कह रहा है बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं। जैसे कोई अध्यापक कहता है कि बुद्धि इसकी तो आईक्यू हमने निकाली तो इसकी 90 ही आईक्यू निकली, तो ये फिर पिछड़ा बालक है, ये सामान्य बालक नहीं, इसलिए ये सीख नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार ये दुरुपयोग हो सकता है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 9 में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से और इनमें से कोई नहीं। तो अवधारणाएं साथियों शारीरिक तो रहेगी नहीं, ना ही सामाजिक विकास से, बल्कि अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित है, क्योंकि अवधारणा कहाँ आती है? माइंड में, मस्तिष्क में, मतलब बौद्धिक विकास। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 10वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। मित्रों 11वां क्वेश्चन है सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन, कोलेसिस्टोकोनिकन की सुई लगाने से प्राणी में भूख कम हो जाती है। लेटरल हाइपोथैलेमस भूख उत्तेजक केंद्र होता है। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस भूख संतुष्टि केंद्र है। और अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति व श्वसन की गति तेज हो जाती है। तो जो 11वां क्वेश्चन है उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है साथियों। देखिए 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो चौथा विकल्प है, अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति व श्वसन गति तेज हो जाती है, ये कथन सत्य नहीं है। क्योंकि व्यक्ति अभिप्रेरित हो रहा है तो फिर ये चीज़ें तो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, तेज थोड़ी होगी साथियों। इसलिए चौथा जो कथन है ये सही नहीं है। बाकी तीसरा, दूसरा, पहला तीनों ही कथन सत्य है मित्रों। बिल्कुल ये क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मान सकते हो इसको। प्रश्न नंबर 12, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कि कोई बालक हकलाता है तो इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या रहेगा? घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, संवेगों का तीव्र प्रवाह, शब्द भंडार का अपर्याप्त होना और त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। तो वाक्शैली तो शारीरिक कारण में आ गया। घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, ये साथियों मनोवैज्ञानिक कारण में इसको आप सम्मिलित नहीं कर सकते, बल्कि इसमें रहेगा संवेगों का तीव्र प्रवाह, क्योंकि साथियों संवेगों का संबंध मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आ जाएगा। फिर दूसरा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 12 में, मनोवैज्ञानिक कारणों में, मतलब मानसिक कारणों में आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? कि कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थी में न तो समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है और एक विषय रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो मित्रों जो प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ बताइए मित्रों। देखिए प्रश्न नंबर 13 में पहला विकल्प सही है। कैसे? कि प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट है, मतलब कोई भी जो दो छात्र हैं वो योग्यताएं, रुचियां और उनकी प्रतिभाओं में कभी भी समान नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भिन्नता देखने को जरूर मिल जाएगी साथियों। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, ये कहा गया है। 13वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती है। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। और रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती है। तो साथियों रुचियों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए प्रश्न नंबर 14 में। तो मित्रों पहले कथन की अगर हम बात करें तो ये जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है, बिल्कुल सही है। समय के अनुसार भी बदलती है रुचियां, बिल्कुल सही बात है। लेकिन
रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, ये गलत है। क्योंकि जिसकी योग्यता जो रहेगी, उसकी जो अभिक्षमता जो रहेगी, कहीं ना कहीं रुचि भी वैसी ही रहेगी उसकी। इसलिए तीसरा जो कथन है ये गलत है साथियों। तो इसलिए यही पूछा था गलत कौन सा है, तो फिर तीसरा विकल्प राइट रहेगा प्रश्न 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे मित्रों। 15वां क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। आरटी 2009 के अनुसार सही है। इसके अनुसार कक्षा कक्ष अधिक समझाती है। धारा 3 में अनिवार्य का तात्पर्य सरकार प्रवेश उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता सुनिश्चित करेगी। कक्षा 6 से 8 में 100 से ऊपर बच्चों पर पूर्वकालिक प्रधानाध्यापक होंगे और शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो मित्रों, प्रथम कथन कक्षा कक्ष अधिक समझाती होगा बिल्कुल। धारा 3 में अनिवार्य रूप से, अनिवार्य जो ये शब्द है इसका मतलब क्या है कि जो राज्य सरकार है वो उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता निश्चित करेगी। 6 से 8 में अगर 100 बच्चे से ऊपर है तो पूर्वकालिक प्रधानाध्यापक होगा और प्रति सप्ताह शिक्षक 45 घंटे शिक्षण कार्य करेगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों कथन सब सही है। मतलब ये सभी, चौथा विकल्प ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। तो मित्रों आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। सही नहीं है, सही नहीं है। पहला विकल्प, बालक ज्यामितीय चित्र 3 वर्ष की आयु में बनाना प्रारंभ करता है। अल्पकालीन स्मृति में विस्मरण का कारण विस्थापन होता है। विवरणात्मक स्मृति दीर्घकालिक स्मृति कहलाती है और मॉन्टेसरी विधि में रंगीन चमकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। तो मित्रों, जो एक 3 वर्ष का बालक है वो ज्यामितीय आकृतियां बनाना चालू कर देता है। अल्पकालिक स्मृति में विस्मरण का कारण विस्थापन होता है। विवरणात्मक स्मृति दीर्घकालिक स्मृति कहलाती है। लेकिन ये जो चौथा कथन है ये क्या है, गलत है कि मॉन्टेसरी विधि में रंगीन व चमकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। होता है मित्रों, यहाँ क्या आ रहा है, नहीं होता है। तो ये शब्द गलत आ गया। इसलिए आपका, तो मित्रों इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही रह जाएगा, चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं साथियों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं, संगठन तथा अनुकूलन, सूचना प्रक्रिया तथा संतुलन, स्कीमा तथा पैटर्न, और कोई विकल्प सही नहीं है। तो संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषता बताना है साथियों पियाजे के अनुसार। देखिए, संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषता की बात करें तो ये रहेगा संगठन और अनुकूलन। स्कीमा व पैटर्न पर नहीं आना था यहाँ पे राइट आंसर है संगठन और अनुकूलन। इन्होंने संज्ञानात्मक कार्यविधियों जैसे समायोजन बताया है, संतुलन बताया है, अनुकूलन है, संगठन है, ये चीज़ें उसमें बताई है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है और शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो मित्रों बिल्कुल जानकारी देता है श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की, अध्यापकों को मापन की विधियों से भी परिचित कराता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखता है, लेकिन शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। और यहाँ क्या है, नहीं। तो ये एक शब्द आपका राइट आंसर है। इसी शब्द से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। प्रश्न नंबर 18 में प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। निम्न में से संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है कि एक उस विशेषता का चयन कीजिए जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया की नहीं हो। पहला है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अप्रत्यक्ष एवं विशुद्ध होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित होती है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं रहेगा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत? मित्रों
देखिए, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बिल्कुल सक्रिय होती है, अप्रत्यक्ष और विशुद्ध होती है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से इनका प्रेक्षण नहीं कर सकते, इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। जैसे एक बालक गणित का सवाल कर रहा है, माइंड में उसके कई चीजें चल रही है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं देख सकते कि बालक क्या सोच रहा है। इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो मित्रों, सही रूप में प्रदर्शित विकास की प्रकृति को कौन कर रहा है? प्रश्न नंबर 20, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो मित्रों, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सभी व्यक्तियों में विकास की दर भी समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। विकास सिर्फ आनुवंशिकी के कारण ही नहीं होता है, बल्कि वातावरण के कारण भी होता है। अतः यहाँ पहला विकल्प सही रहेगा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है। 20वें क्वेश्चन में देखिएगा, एक निश्चित समय बाद वृद्धि तो रुक जाती है। जैसे बालक 18 साल का हुआ या 20 साल का हुआ तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन विकास कब तक चलेगा? जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। तो साथियों, इसीलिए पहला विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। निकटस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात जेपीडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एल.एस. वाइगोत्स्की के द्वारा, एम. प्रेस्ले के द्वारा, बी. रोगोव के द्वारा और ए. कोलिंस के द्वारा। तो जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, तो साथियों इसकी जो अवधारणा है वो वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। 21वें क्वेश्चन में आपका पहला विकल्प सही है साथियों। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है और अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से होता है। तो बिल्कुल अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण से भी होता है साथियों। संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है। देखिएगा, ये जो विकल्प है साथियों, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि संवेग ही से ही हमारी क्रियाएं निर्देशित होती है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है और अधिगम एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया भी है। अब परिपक्वता के कारण उत्पन्न जो व्यवहार में परिवर्तन है उसको कई जगह यूँ बताया जाता है कि इसको हम अधिगम नहीं कह सकते, लेकिन जो परिपक्वता है उसका कहीं ना कहीं संबंध अधिगम से भी होता है। कैसे होता है, मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। एक कक्षा 5 में पढ़ने वाला बालक है, उसको आप उस गणित की कोई अवधारणा बता रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और वो कक्षा 10 में पढ़ता है और उसी अवधारणा को अपने बालक को समझाया तो एक बार में ही समझ गया, मतलब वो सीख गया, अधिगम कर लिया। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ था? क्यों? क्योंकि ये परिपक्व बालक नहीं था और अब वो परिपक्व हो चुका है। तो साथियों, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, ये कथन क्या है? असत्य है। 22वें में दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध भी जरूर होता है साथियों अधिगम से। प्रश्न नंबर 23, श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु का प्रारूप प्रतिपादित किया गया। I.K. डेविस के द्वारा, एडगर डेल के द्वारा, एन फ्लेंडर के द्वारा और हार्ट के द्वारा। तो देखिएगा मित्रों, जो श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए एक शब्द आया, कोन ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव शंकु, एडगर डेल की देन है। ये किसकी देन है? एडगर डेल की। दूसरा विकल्प सही है साथियों आपका प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 24। शोधन निम्नलिखित में से क्या है? शोधन जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं, जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है,
जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों शोधन क्या है 24वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। मित्रों जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करे तो उसको ही कहा जाएगा शोधन या मार्गांतीकरण। दूसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? किशोरावस्था का नहीं है सामाजिक संबंधों एवं संपर्क में बढ़ोतरी होना, समूह के प्रति निष्ठावान होना, आत्म केंद्रित होना और तर्कशीलता का विकास होना। तो बालक में तर्कशीलता का विकास होता है, सामाजिक संबंधों संपर्क में भी उसके बढ़ोतरी आती है साथियों। यहाँ पर समूह के प्रति वो निष्ठावान हो जाता है, लेकिन आत्म केंद्रित होना ये कोई ये कोई किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। आत्म केंद्रित होना साथियों अन्य किसी और की अवस्था की विशेषता है, इसलिए तीसरा विकल्प 25 में बिल्कुल सही आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, दोनों को देखा जा सकता है और दोनों एक दूसरे के पर्याय है। मित्रों आप वृद्धि को देख सकते हो लेकिन विकास को नहीं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है विकास जीवन पर्यंत चलता है लेकिन वृद्धि नहीं। दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते, मापन आप वृद्धि का कर सकते हो, विकास का नहीं। तो ये जो तीनों कथन है ये तो क्या है, गलत है। और पूछा क्या है, सही क्या है? तो सही है दोनों एक दूसरे के पर्यायी है, ये कथन सत्य है साथियों वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में। तो आपका चौथा विकल्प सही रहेगा 26 क्वेश्चन में। मित्रों आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न और विभिन्न अनुक्रियाएं। इनको एक सीक्वेंस से जमाइए, 1 2 3 4 5 जैसे जमे हुए हैं वैसे ही 1 4 5 3 2 3 5 1 4 2 और 2 5 और 1 3। तो साथियों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों सबसे पहले व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, फिर उसके मार्ग में बाधा आती है, फिर सफल प्रयत्न वो कर लेता है और फिर उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो 3 5 1 4 2 साथियों इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया का ये क्रम है। तीसरा विकल्प सही है 27 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे। तो प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? विद्यार्थियों को आवंटित कार्य की सावधानीपूर्वक जांच करना, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना, अत्यधिक सूचना देना और कक्षा पर नियंत्रण करना। तो दोनों बिल्कुल गलत है। कक्षा पर नियंत्रण करना, अत्यधिक सूचना देना ये कोई प्रभावी शिक्षक की विशेषता नहीं मानी जाती है, बल्कि एक जो प्रभावी शिक्षक होता है वो छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करता है साथियों। दूसरा विकल्प सही है 28 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 29। साथियों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आशा है क्वेश्चन पसंद आए होंगे आपको, पूरा विश्वास है मुझे इस चीज का। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर, शिक्षक की विषय पर परंपरागत और अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो मित्रों पूछ रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? जो कारक संबंधित है उसका चयन करना है। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले से। तो देखिए चौथा विकल्प क्या कह रहा है, अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो अनुभव, अधिगम अनुभवों की प्रकृति यह अधिगमकर्ता से संबंधित नहीं है। शिक्षक विषय पर परंपरागत, तो ये शिक्षक से संबंधित है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ये शिक्षक से संबंधित है, लेकिन जो अधिगमकर्ता की उपलब्धि है उसकी जो अभिप्रेरणा का स्तर है वो अधिगमकर्ता से संबंधित है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। मित्रों दूसरा विकल्प 29 में सही है। देखिएगा, कमेंट करके जाइएगा
कि 20 किसके टच हुए हैं, और अगर डाउट हो आपको किसी प्रश्न पर तो वो भी आप हमें बता सकते हो साथियों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो ये जो लाल बटन में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है साथियों, इसको जरूर दबा ले ताकि जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबाए साथ में ही, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, बिल्कुल निःशुल्क है ये चीज। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन और अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। तो व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जीवन पर्यंत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अभ्यास और अनुभव द्वारा भी सीखना होता है, लेकिन परिपक्वता से व्यवहार में परिवर्तन मैंने कहा था ना कई जगह मिलता है, तो फिर इसको अधिगम की क्रिया में शामिल नहीं करेंगे। ऑप्शनों को देखना पड़ता है ऐसी स्थिति में। अगर इससे खराब कोई विकल्प रहता तो फिर हम उसको चुनते, लेकिन इससे सभी बेस्ट विकल्प है इसलिए हमने तीसरे को चुना साथियों। तो आज के ये 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूरे हो चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चनों पर आपको डाउट है साथियों। जरूर बता कर जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।